Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक इंपॉर्टेंट कोर पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी तक सर हमने क्या कवर किया है? अभी तक हमने कवर किया है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, objective of cost accounting, scope of cost accounting, what are the difference between cost accounting and management accounting, cost accounting and financial accounting, essentials of a good cost accounting system, what are the factors influence in adoption of a cost accounting system. Okay, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को हम लोगों ने डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है ऑन सम सुइटेबल बेसिस। ओके, डिफरेंट फैक्टर वाइज कॉस्ट को हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है, तो वो कॉस्ट के क्लासिफिकेशन आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले। ओके, अब ये जो है कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है, इनमें से कोई एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में। ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट वाइज कॉस्ट को हमने डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया है। ओके, सो ग्रुपिंग अगर हम करें कॉस्टिंग का तो उसमें ये जो ग्रुप्स है इसी तरीके से हमने कॉस्ट को डिवाइड किया, जैसे कि बाय नेचर और एलिमेंट वाइज कॉस्ट के डिफरेंट टाइप्स है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय फंक्शन वाइज हमने कॉस्ट को डिवाइड किया है। बाय वेरिएबिलिटी और बिहेवियर वाइज हम लोगों ने कॉस्ट को डिवाइड किया है। ओके, बाय कंट्रोलेबिलिटी, बाय नॉर्मलिटी एंड बाय मार्जिनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इन सारे बेसिस पे हमने कॉस्ट को डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिफरेंट कॉस्ट है एक एक बेसिस के तरीके से। ओके, अगर हम नेचर वाइज या फिर एलिमेंट वाइज कॉस्ट को डिवाइड करें तो आपको पता होगा कि कॉस्ट का नॉर्मली एलिमेंट वाइज कॉस्ट को तीन तरीके से डिवाइड किया गया, मेटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। ओके, मेटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। सो एलिमेंट अगर वाइज हम बात करें तो एक आएगा आपका मेटेरियल कॉस्ट। सर मेटेरियल कॉस्ट क्या होता है? ऑल द फिजिकल कमोडिटीज। मेटेरियल क्या होता है? ऑल द फिजिकल कमोडिटीज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मेटेरियल। ओके, सो मेटेरियल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। मेटेरियल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक ए प्रोडक्ट इनटू फिनिश गुड्स। मेटेरियल कॉस्ट में बी फर्दर डिवाइडेड एज इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट। देखो, मेटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल यूज किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो भी फिजिकल कमोडिटीज यूज किया जाता है किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं मटेरियल। उसे खरीदने में जो भी कॉस्ट आता है वो होगा मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट नॉर्मली दो तरह की होता है क्योंकि मटेरियल भी दो तरह का होता है। ठीक है, मटेरियल नॉर्मली दो तरह के होते हैं, एक है डायरेक्ट मटेरियल एंड एक है इनडायरेक्ट मटेरियल। एक है आपका डायरेक्ट मटेरियल एंड एक आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके, सो डायरेक्ट मटेरियल सर क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो आप डायरेक्टली किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, सपोज मैं बोलूं कि अगर आपके पास एक बेड है जो कि लकड़ी का बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? वुड। ठीक है, क्योंकि उसका जो मेजर कॉस्ट है मटेरियल का वो क्या है? वुड है, क्योंकि आप उसे इजीली फाइनल प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन उसी बेड को बनाने के लिए आपने फेविकॉल का भी यूज किया है, आपने छोटे मोटे जो किल्स होते हैं ना उसका भी यूज किया है, लेकिन उससे बोला जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल। क्यों? क्योंकि उससे उस पर्टिकुलर मटेरियल से आप उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप देख के ये नहीं बता सकते कि उसमें कितना फेविकॉल लगा हुआ है। ठीक है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट है ना वो लकड़ी का है, आप उसे देख के बता सकते हो कि ये जो बेड है वो कौन सी लकड़ी का बना हुआ है, या फिर लकड़ी का बना हुआ है या फिर और कोई मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, सो इसीलिए डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसका कॉस्ट आप इकोनॉमिक फिजिबल वे में फाइनल प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड इनडायरेक्ट मटेरियल आपका वो कॉस्ट होता है जिसका कॉस्ट आप फाइनल प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर नहीं सकते। ओके, लेबर की अगर मैं बात करूं तो सर लेबर क्या होता है? देखो, एलिमेंट वाइज एक तो है आपका मटेरियल कॉस्ट, दूसरा है आपका लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट अगर मैं बोलूं, जो भी आप पेमेंट करते हो, वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड लेबर कॉस्ट। ओके,
लेबर कॉस्ट आपका वो कॉस्ट है जो आप पेमेंट करते हो, जो भी लेबर या फिर जो भी एम्प्लॉइज एंगेज्ड है इन द कन्वर्जन ऑफ मेटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल का फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको लोगों की जरूरत है। तो जो आपने खर्चा किया, लोगों को जो भी अपने सैलरी वगैरह या फिर जो भी उनका पेमेंट है वो आपने पे किया, दैट विल बी ट्रीटेड एज लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट भी दो तरह की होता है, एक है डायरेक्ट लेबर, एक है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एक होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो आप डायरेक्ट लेबर को पे करते हो, एक होता है आपका इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर इसका मैं एग्जांपल दूं, सपोज एक बड़ा सा फैक्ट्री है, ठीक है, टाटा स्टील का मैं एग्जांपल लेते हैं। टाटा स्टील का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है और कुछ वर्कर्स क्या करते हैं, वो जो आयरन होता है उससे मेल्ट वगैरह करके वो फैक्ट्री में काम करते हैं, जहां पे वो फैक्ट्री एक्चुअली काम करते, जहां पे एक्चुअली आयरन रॉड्स की प्रोडक्शन होता है ना, वही पे वो लोग काम करते हैं। तो जो भी सैलरी हम उन्हें पे कर रहे हैं वो डायरेक्टली एंगेज है फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने में वो डायरेक्टली एंगेज्ड है, इसीलिए जो उनका सैलरी होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा। लेकिन उसी टाटा स्टील में कुछ ऑफिशियल्स भी है, जहां पे वो ऑफिस में बैठे, कैबिन में, अपनी कैबिन में या फिर अपने ऑफिस में बैठे अकाउंटिंग वगैरह काम कर रहे, मार्केटिंग वगैरह काम कर रहे, जो अदर ऑफिशियल काम है वो कर रहे। तो उस केस में क्या होगा, उन्हें जो सैलरी पे किया जाता है वो होगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सो डायरेक्ट लेबर आर दोज लेबर हु आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और डायरेक्ट एंगेज इन द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। और जो इनडायरेक्ट लेबर होते हैं वो डायरेक्टली एंगेज्ड नहीं होते इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और उन्हें जो सैलरी मिलेगा वो होगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, देखो एक्सपेंसेस भी अदर देन मेटेरियल एंड लेबर, अदर देन मेटेरियल एंड लेबर जो भी आपका खर्चा होता है, आपने घर का किराया, आपने फैक्ट्री का किराया दिया, रेंट आपने पे किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पे किया, आपने वाटर का चार्जेस पे किया, ठीक है, ये सारे के सारे आपकी एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। अब ये जो एक्सपेंसेस है ये भी दो तरीके के, एक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अगर मैं एग्जांपल दूं, कैरेज। कैरेज मतलब जब रॉ मटेरियल आप सप्लायर से आपकी फैक्ट्री तक लाते हो, जब रॉ मटेरियल आप सप्लायर से अपनी फैक्ट्री तक लाते हो, जो फ्रेट आप पे करते हो, ठीक है, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जो भी एक्सपेंसेस रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन में, ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन में, रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, वो है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, सप्लायर की लोकेशन से आपकी लोकेशन तक लाने में जो भी खर्चा होता है वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, इसमें कैरेज हो सकता है, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस है दे ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, सो फैक्ट्री में अगर आप रेंट पे कर रहे हो, फैक्ट्री का अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो, ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ट्रीट किया जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा होगा सर, देखो ऑफिस का रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ऑफिस में जो मशीनरी वगैरह लगा है, ऑफिस में जो फर्नीचर है, ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में खर्चा नहीं होता है ना, वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाते हैं। ओके, अच्छा ओवरहेड हम किसे बोलेंगे, देखो अभी अभी हमने पढ़ा कि सर हमारे कॉस्ट के तीन एलिमेंट है, एक होता है आपका मटेरियल, एक होता है आपका लेबर और एक है एक्सपेंसेस, राइट। लेबर, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, सब में एक पार्ट है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, और सब में एक इनडायरेक्ट वाला भी पार्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। जितने भी डायरेक्ट है ना, अगर मैं बोलूं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, प्लस डायरेक्ट लेबर, लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, जितना ये डायरेक्ट है ना, इन सारे डायरेक्ट को मिला लो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तीनों को मिला लो तो क्या होगा, प्राइम कॉस्ट। क्या होगा सर, प्राइम कॉस्ट। तीनों को मिला लो, all the direct material, all the direct expenses, direct material, direct labor and direct expenses, all the direct element of cost are summed up with prime cost. Okay, जितने भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इन्हें टोटल करोगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट।
प्राइम कॉस्ट इसका नाम क्यों पड़ा है सर? बहुत ही सिंपल है, लॉजिक बहुत ही सिंपल है। देखो, क्योंकि एक प्रोडक्ट का मेजर कॉस्ट ये तीनों ही कवर कर लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, इसीलिए इन्हें बोला गया प्राइम, यानी कि मेन कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। ओके, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, ऑल द एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल, लेबर, सॉरी ओवरहेड की अगर मैं बात करूं, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज टर्म्ड एज ओवरहेड। अगर हमें सारा का सारा डायरेक्ट को मिलाऊं तो वो प्राइम कॉस्ट है, अगर सारा के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला लूं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो क्या बन जाएंगे? ओवरहेड। ओके, जितने भी इनडायरेक्ट है उन्हें मिला लूं तो वो होगा ओवरहेड। अब ओवरहेड को भी चार तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है, ओवरहेड को भी चार तरीके से डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है प्रोडक्शन ओवरहेड और वर्क ओवरहेड, एक है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एक है आपका सेलिंग ओवरहेड और एक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा देखो, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चा होता है इन द फैक्ट्री, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड इन द फैक्ट्री फॉर रनिंग द फैक्ट्री, दैट इज रेंट, पावर, फैक्ट्री लुब्रिकेंट्स वगैरह, ये सारे क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड में या फिर प्रोडक्शन और वर्क ओवरहेड में आएंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की अगर मैं बात करूं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस, जैसा कि आपका ऑफिस का रेंट, ऑफिस के लाइटिंग, ऑफिस के स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सारे जो आ जाएंगे, ये आ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। ठीक है, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्चा होता है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। प्रोडक्शन के टाइम पे जो भी खर्चा होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्शन और वर्क ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड के हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मार्केटिंग ऑफ ए कमोडिटी, दैट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कमीशन टू सेल्स पर्सन। ये जो है ना, एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो खर्चा होता है, ठीक है, वो आपका क्या है? सेलिंग ओवरहेड। ओके, मार्केटिंग का खर्चा हो सकता है, सेल्समैन को जो कमीशन आप देते हो वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो भी आप खर्चा करते हो, दे आर ट्रीटेड एज सेलिंग ओवरहेड। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सर क्या होगा? देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आप यूज करते हो टू डिस्पैच द गुड्स, दैट इज वेयर हाउस चार्जेस, पैकिंग ऑफ पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, लोडिंग चार्जेस, ये सारे जो है ये क्या बन जाएंगे? आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एक डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, एक जगह से प्रोडक्ट को अगर आप प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी आप खर्चा कर रहे हो, प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी आप खर्चा कर रहे हो, वो आपका क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। ठीक है, बिल्कुल। ओके सर, अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय फंक्शन, ये तो था आपका नेचर और एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन। एलिमेंट वाइज हमने कॉस्ट को तीन तरीके से डिवाइड किया है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अगेन मटेरियल दो तरह से डिवाइड है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर दो तरह से डिवाइड है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एंड आपका जो एक्सपेंसेस है वो भी दो तरीके से डिवाइड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उन्हें सब मिला के बनता है प्राइम कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को मिला लो प्राइम कॉस्ट बनेगा। जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एलिमेंट्स है, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिला लो, वो बन जाएंगे आपके ओवरहेड। ओके, ओवरहेड हमने चार तरीके से डिवाइड किया है, प्रोडक्शन और वर्क ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा, अब हम सर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय फंक्शन। बाय फंक्शन हम कॉस्ट को कितने टाइप में डिवाइड करेंगे? बाय फंक्शन हम कॉस्ट को कितने टाइप में डिवाइड करेंगे? देखो, बाय फंक्शन मतलब क्या काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक होता है आपका प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक आ गया। दूसरा आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस तो भाई चलेगा ना। एक है फैक्ट्री, फैक्ट्री में जितना भी कॉस्ट वगैरह आपका इनकर्ड होता है, दे आर ट्रीटेड एज प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी कॉस्ट लगता है ना, वो एक काम है, सेपरेट फंक्शन है। तो जो भी खर्चा आता है वो सारे के सारे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आ जाएंगे। जितना भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस वगैरह चलाने में जो भी खर्चा होता है, दे विल बी ट्रीटेड एज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट।
अच्छा, एक होता है सेलिंग कॉस्ट, बेचने में मार्केटिंग वगैरह जितना भी खर्चा हुआ दे आर ट्रीटेड एज सेलिंग कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन में जितना भी अगर आप प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, जिसमें वेयर हाउसिंग भी आ जाएगा, उसमें पैकिंग चार्जेस भी आ जाएगा, उसमें डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस आ जाएगा, उसमें इंश्योरेंस वगैरह आ जाएगा, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ जाएगा। एक और भी काम होता है जो काफी सारे कंपनी में किया जाता है, वो होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनी नए नए तरीके, नए नए प्रोडक्ट के ऊपर, नए नए डिजाइन के ऊपर रिसर्च करता रहता है। अगर रिसर्च के लिए आपने खर्चा किया तो उसके लिए एक सेपरेट हेड आप बना लेना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। सो बाय फंक्शन वाइज में अगर मैं बोलूं, कॉस्ट को सिंपली जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम है उसी हिसाब से डिवाइड किया गया है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है उसी हिसाब से कॉस्ट को डिजाइन या फिर डिफरेंशिएशन किया गया है। प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड, सॉरी प्रोडक्शन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऑफिस कैसे चलेगा, ऑफिस में जितना भी खर्चा होता है दे विल बी ट्रीटेड एज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। बेचने में आपका जो भी खर्चा आता है, आपका एडवर्टाइजमेंट, आपका सेल्समैन का कमीशन, वो सब आप सेलिंग कॉस्ट में डाल देना। डिस्ट्रीब्यूशन, जब प्रोडक्ट आप एक जगह से कस्टमर को बेच रहे हो या फिर कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, उसमें वेयर हाउसिंग चार्जेस भी आएगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा, उसमें डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस भी आएगा, उसमें इंश्योरेंस भी आएगा, ये सारे, उसमें पैकिंग भी आएगा, जो सेकेंडरी पैकिंग होता है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आ जाएंगे। ओके, उसके बाद जो लास्ट वाला है वो आएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ओके, अगर आपकी कंपनी रिसर्च वगैरह कर रही है, आपने रिसर्च में कुछ खर्चा किया है, दे विल बी ट्रीटेड एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ओके, चलो उसके बाद एक और टाइप का क्लासिफिकेशन है जो है बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन। अब इससे आप आगे जाके बहुत पढ़ने वाले हो, आप इससे जाके आगे बहुत पढ़ने वाले हो। ओके, बिहेवियर वाइज और वेरिएबिलिटी वाइज कॉस्ट को तीन तरीके से डिवाइड किया गया, फिर तीन टाइप में डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। ओके, अब बिहेवियर क्या मतलब कुछ कॉस्ट होते हैं ना, कि अगर आपने कम प्रोडक्शन किया तो कम खर्चा होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन किया तो ज्यादा खर्चा होगा, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि हमेशा फिक्स रहते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए फिक्स रहेगा। जैसे कि आपका बिल्डिंग का रेंट, आप एक बड़ा सा बिल्डिंग ले लिया फैक्ट्री में रेंट के लिए, आप चाहे उसमें कोई काम करो या फिर ना करो, आपको मकान मालिक को रेंट तो देना ही है सर, ठीक है। सो कुछ एक्सपेंसेस है जो कि फिक्स्ड है, बाई उनकी बेसिस के ऊपर उनकी क्वालिटी जो है वो ऐसे कि वो फिक्स रहेंगे हमेशा, दे आर कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, सो बाय वेरिएबिलिटी कॉस्ट को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है फिक्स्ड कॉस्ट, एक है वेरिएबल कॉस्ट और एक है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या है, देखो, दीज आर द कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड फॉर ए पीरियड एंड व्हिच विद इन सर्टन आउटपुट एंड टर्नओवर लिमिट टेंड टू बी अनअफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट और टर्नओवर। क्या बोल रहा है कि भाई कुछ ऐसे कॉस्ट है जो कि पीरियड वाइज इनकर्ड होते हैं। जैसे कि हम रेंट क्या करते हैं, मंथली देते या फिर एनुअली देते या फिर क्वार्टरली पे करते, ठीक है। सो दीज आर द कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड फॉर ए पीरियड वाइज ये खर्चा होता है, व्हिच विद इन सर्टन आउटपुट एंड टर्नओवर लिमिट टेंड टू बी अनअफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है जो अगर हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देखें, विथ ए सर्टन आउटपुट एंड टर्नओवर लिमिट। एक एग्जांपल में देता हूं, देखो, सपोज मेरा एक कोचिंग सेंटर है, बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है, जिसमें बड़ा नहीं छोटा सा है, जिसमें 100-150 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब 150 बच्चों के लिए मैंने एक रूम ले लिया कोचिंग सेंटर ओपन करने के लिए, जिसका रेंट मुझे महीने का आएगा 20,000, ठीक है, 20,000 पर मंथ, जिसमें 150 बच्चे बैठ सकते हैं, नॉर्मल सा रूम है। अब अगर 15 भी बच्चे आते तो भी मुझे 20,000 देना है, अगर 150 बच्चे आते तो भी मुझे 20,000 देना है रेंट, ठीक है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है पीरियड कॉस्ट। इसमें कितने बच्चे आ रहे हैं उसमें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, 50 बच्चे आए तो भी उतना ही देना है, 100 बच्चे आए तो भी उतना ही देना है, 150 आए उतना ही देना है, एक भी बच्चा अगर आया तो भी मुझे मकान मालिक को 20,000 रुपए देना है। तो फिर सर ऐसा क्यों लिखा है, विद इन सर्टन आउटपुट एंड टर्नओवर लिमिट। अब देखो, मैंने रूम लिया है 150 बच्चों के लिए, अगर 200 बच्चे आ गए, मैंने रूम लिया है 150 बच्चों के लिए, अगर 200 बच्चे आ गए तो मैं क्या करूंगा, एक बड़ा रूम लूंगा। तो उस केस में ये जो रेंट है वो चेंज हो सकता है, उस केस में वो शायद जो बड़ा घर लूंगा उसका रेंट जो आए वो सपोज 25,000 का आ गया, तो यहां पे ये चेंज होगा।
लेकिन एक सर्टन आउटपुट की लिमिट में ये चेंज नहीं होगा। अगर आपका लिमिट पता है और आपने पहले से ही लिमिट कैलकुलेशन कर लिया है कि आपके पास 150 बच्चे ही आएंगे, तो ये हमेशा फिक्स रहेगा। हमेशा नहीं रहेगा, एक सर्टन पीरियड के लिए फिक्स रहेगा। शायद 1 साल तक ओनर मुझसे 20,000 का रेंट ले, उसके बाद बोल सकता है कि भाई आप 22,000 दे दीजिए, मैं रेंट इंक्रीज करने वाला हूं, 25 दे दीजिए, वो हो सकता है। लेकिन आउटपुट के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर बच्चे 150 आ गए ना तो भी वो 20,000 लेगा, अगर 2 भी आए तो भी वो 20,000 लेगा। इसीलिए इसे बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। दे डू नॉट टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज विद द चेंज इन आउटपुट। ये आउटपुट के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। आउटपुट चाहे इंक्रीज हो, आउटपुट चाहे डिक्रीज हो, ये फिक्स ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल रेंट इंश्योरेंस फैक्ट्री बिल्डिंग, रेंट इंश्योरेंस ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग रिमेन सेम फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी रेंट इंश्योरेंस ये तो फिक्स ही रहेगा ना। किसी बिल्डिंग का रेंट, किसी बिल्डिंग का जो इंश्योरेंस है वो फिक्स रहेगा। एम्प्लॉइज का जो सैलरी है, जो परमानेंट एम्प्लॉय, उनकी सैलरी भी फिक्स रहेगा। ओके, सो दीज आर फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? दीज कॉस्ट टेंड टू वैरी विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। एनी इंक्रीज रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट एंड वाइस वर्सा। देखो, अगर आपका आउटपुट में कोई चेंजेस आता है तो जो कॉस्ट चेंज होता है उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ओके, जो कॉस्ट, सपोज एक एग्जांपल देता हूं, मेरा एक मोमो का रेडी है, ठीक है, मोमो का एक स्टॉल है मेरा। अब मोमो एक प्लेट में मैं 6 मोमो देता हूं, ठीक है। ओके, एक प्लेट में मैं 6 मोमोज देता हूं, ठीक है। अब ये 6 मोमो का जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 15 रुपए, ठीक है। 6 मोमो का जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 15 रुपए। मैं बेच रहा हूं, सेलिंग प्राइस कितना है मेरा? 30 रुपीज का। अब देखो, 15 रुपए का कॉस्ट है, मैं अभी बेच रहा हूं 100 प्लेट, तो मेरा कॉस्ट सर कितना होगा? 1500। अगर सर कल को मेरा सेल इंक्रीज हुआ और मैंने बेचा 500 प्लेट्स, तो उस केस में मेरा कॉस्ट कितना होगा सर? 7,500। यानी कि कॉस्ट, अगर मेरा सेल बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। और यहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है आउटपुट के साथ, डायरेक्ट रिलेशनशिप। जिस रेशियो में आउटपुट बढ़ेगा उसी रेशियो में कॉस्ट भी बढ़ेगा। इसे बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें क्या हो सकता है? देखो, मटेरियल का कॉस्ट, जो डायरेक्ट मटेरियल है उसका कॉस्ट है। जितना मोमो मुझे चाहिए, जैसे मैंने बोला मोमो के लिए मुझे मैदा चाहिए ना, जितना प्लेट बेचूंगा उतना ज्यादा मोमोज मुझे बनाना पड़ेगा और उसमें खर्चा लगेगा 15 रुपए का, तो डायरेक्ट मटेरियल। लेबर कॉस्ट, अगर मैं एम्प्लॉय की जो डायरेक्ट लेबर है, सपोज एक टाइम पे मेरे दुकान में बहुत सारे लोग आने लगे, तो मैं अकेला वो हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे और भी लोग चाहिए मेरी दुकान में, तो उनका सैलरी भी एक क्या है? खर्चा है, तो वो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट है। ज्यादा लोग आएंगे तो मुझे ज्यादा लोग रखने पड़ेंगे। ओके, अच्छा, कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो कि बोथ कुछ टाइम तक फिक्स रहते हैं, उसके बाद वो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। कुछ टाइम तक फिक्स रहते हैं, उसके बाद चेंजेस होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल। सपोज मैंने एक 2 BHK का रूम ले लिया, हम 4 दोस्त थे, 4 दोस्त ने मिलकर क्या किया? 2 BHK का रूम लिया कि हम लोग सब साथ रहेंगे, रूम शेयर करके रहेंगे। ओके, अब हमारा एक और दोस्त, 5वां नंबर जो दोस्त था वो आ गया। अब हमने रेंट लिया था 6,000 का, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था 500 का, ठीक है। अगर हम 3 भी रहेंगे तो वही 500 का आएगा, अगर हम 4 भी रहेंगे तो भी 500 का आएगा। लेकिन जैसे ये 5वां आया, हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। ऐसा नहीं कि सब्सटेंशियली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। थोड़ा सा इंक्रीज मतलब 100 रुपए का इंक्रीज हुआ, 600 हो गया। ओके, अगर वेरिएबल होता तो कितना बढ़ता सर? 4 लोगों को 500 है तो 500 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो 125 होता। लेकिन बढ़ा कितना? सिर्फ 100 रुपए बढ़ा, 600 हो गया। तो इसीलिए ये जो कॉस्ट होते हैं ये पार्टली वेरिएबल एंड पार्टली फिक्स होते हैं। कुछ टाइम तक फिक्स रहते हैं, उसके बाद थोड़ा सा चेंज होते हैं। ओके, इन्हें बोला जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देखो, these cost contains both fixed and variable components and are thus partly affected by fluctuation in the level of activity. एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर टेलीफोन बिल्स, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे जो है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल है, राइट। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने 3 तरीके का क्लासिफिकेशन डिस्कशन किया, नेचर और एलिमेंट वाइज, हमने डिस्कशन किया बाय फंक्शन, और हमने डिस्कशन किया बाय वेरिएबिलिटी और बिहेवियर। बाकी जो भी है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल डिसीजन मेकिंग, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करने वाले।
होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हम आप लोगों के लिए शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहिए। जो भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम फ्री के कंटेंट्स आपके लिए अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए फॉर योर बीकॉम, ठीक है। सो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप